फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जहाँ तक हम पहुँचे थे वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स के बारे में बात थी, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस होती कैसे है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से बात करेंगे। देखिए, प्रोसेस एक ही स्टेप में होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप्स वाली प्रोसेस है, इवन साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक से हमारा मतलब होता है जहाँ पर एक कंपाउंड से प्रोसेस शुरू करेंगे और दोबारा आप रिवर्ट हो जाएंगे उसी कंपाउंड के पास में, या आपने उससे कोई शुगर बना ली, बीच में आप अलग हो गए और उसके बाद फिर से आपने उस कंपाउंड की रिकवरी कर ली। इन शॉर्ट, हम फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके मैकेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम दो स्टेप्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन और दूसरी प्रोसेस मेरे पास होती है डार्क रिएक्शन। ये एक मिसनोमर है, इनके शब्दों पे, इनके नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन से हमारे दिमाग में पहला इंप्रेशन ये आता है कि ऐसी प्रोसेस जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, मतलब दिन के टाइम पे होती है। ये बात गलत है। डार्क रिएक्शन मतलब जो रात के समय में होती है, ये बात गलत है। लाइट रिएक्शन से मेरा मतलब है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसके थ्रू क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट होगा। आप याद करें, हमने बात की हुई है रेड और ब्लू, इसमें से भी रेड में मैक्सिमम होती है, सेकेंड मैक्सिमम ब्लू में होती है। ग्रीन में फोटोसिंथेसिस न के बराबर होता है, होता ही नहीं है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की बात करूं तो लाइट रिएक्शन दिन के समय में होने वाली प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को होने के लिए हमें कुछ एक सर्टेन वेवलेंथ चाहिए। वो वेवलेंथ ब्लू के करस्पॉन्ड है, रेड के करस्पॉन्ड है। लेकिन अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूं तो डार्क रिएक्शन मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर उतना मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसा ना समझिए कि डार्क रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, नहीं। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, मतलब लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी डार्क रिएक्शन के रिएक्टेंट्स होंगे। कुल मिलाकर आप इतना समझ सकते हैं कि डार्क रिएक्शन तब तक नहीं होगी बच्चों जब तक लाइट रिएक्शन न हुई हो। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़्यादा मैं बात करूं तो डार्क रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट रिएक्शन सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। सनलाइट में भी वो रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, और ये हमारा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। हम दोनों स्टेप्स को डिटेल में बात करने वाले हैं, सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक लेआउट बताया है कि हम प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हैं लाइट फेज से, लाइट रिएक्शन से, और उसके बाद हम इस प्रोसेस को वाइंड अप करेंगे डार्क रिएक्शन पे। सो दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप एंड दिस वुड बी द लास्ट स्टेप। हमने फैक्टर्स के बारे में बात की हुई है पहले भी, आपको मैंने बताया था डस्क और डॉन के टाइम पे आपका फोटोसिंथेसिस का रेट अलग अलग होता है। डार्क रिएक्शन का रेट क्लाउडी डे में ज़्यादा होगा, लाइट रिएक्शन का रेट एक ब्राइट सनी डे पे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इन दोनों प्रोसेस को रिलेट करूं, ये ग्राफ, ये चार्ट मेरे पास आता है जहाँ पे ये लाइट रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में हो रही हैं। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को रिलेट कर सकते हैं तो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शनल यूनिट्स हैं जिन्हें मैं थाइलेकॉइड्स बोलती हूँ। फोटोसिंथेसिस की फंक्शनल यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप थाइलेकॉइड मार्क करेंगे। ग्रैना अगर ऑप्शन में हो तो आप ग्रैना भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आएगा आपको। ये थाइलेकॉइड का स्टैक होता है, ऐसा स्टैक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जब एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं तो ये एक स्टैक बना देते हैं, स्टैक ऑफ कॉइन्स, इसे हम ग्रैनम बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन मेरे इस फेज में हो रही है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के इस स्ट्रक्चर में हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड पोर्शन में, जिसे मैं यहाँ साइटोप्लाज्म नाम नहीं देती हूँ, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में मैंने इसे साइटोप्लाज्म नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे हम इसे स्ट्रोमा और माइटोकॉन्ड्रिया में हम इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन की स्पेसिफिक लोकेशन इज स्ट्रोमा एंड लाइट रिएक्शन की स्पेसिफिक लोकेशन इज दिस थाइलेकॉइड, राइट। थाइलेकॉइड में जो लाइट रिएक्शन हो रही है वो लाइट डिपेंडेंट है, और इसमें वाटर भी रिक्वायर्ड है। याद करें ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे वाटर और क्लोरोफिल ये दोनों, और प्लस सनलाइट भी, ये तीन आपने रॉ मटेरियल्स बोले थे। तो जहाँ पे पानी की बात है वो पानी यहाँ इन्वॉल्व है लाइट रिएक्शन में।
राइट। लाइट रिएक्शन में वाटर को स्प्लिट किया जाता है और इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन इन थाइलेकॉइड्स को छोड़ती हुई, स्ट्रोमा को छोड़ती हुई फाइनली सेल के बाहर निकलती है। टोटली सेल के बाहर निकलने के लिए इसे एक दूसरे स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है एंड आई कॉल इट एज स्टोमेटा। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहाँ से ये गैस जो है वो एस्केप हो जाती है, ऑक्सीजन एस्केप्स आउट फ्रॉम देयर। मीनवाइल मैंने इस लाइट रिएक्शन में ATP बनाया है, NADPH विच इज़ निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और H को मैं हाइड्रोजन बोलती हूँ। तो फॉस्फेट हाइड्रोजन और NADP, आइदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ NADPH और इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ NADP, राइट। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इंटरकन्वर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। ये ATP डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा, ये NADPH भी डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा, विच इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। केल्विन साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे इसे ये नाम दिया गया है। इसे C3 साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं। वाई C3 साइकिल? C3 का मतलब होता है 3 कार्बन। 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और इसीलिए मैंने इस साइकिल को C3 साइकिल नाम दिया है। तो ये मेरे लाइट और डार्क रिएक्शन, इन दोनों के बीच का कनेक्शन हो गया। जैसे ही डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया जाना है तो ये साइकिल एक बार में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए एक साइकिल चलेगी। मतलब 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए आप 6 बार इस केल्विन साइकिल को रन करेंगे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ एनी डार्क रिएक्शन इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन है। 6 कार्बन इज C6H12O6। दिस इज व्हाट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के फॉर्म में मुझे 6 कार्बन चाहिए एक कार्बन को फिक्स करने के लिए। दिस इज गोइंग टू रन 1 टाइम एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फिक्स 6 कार्बन इट इज गोइंग टू रन 6 टाइम। तो 6 कार्बन के लिए 6 साइकिल्स लगेंगे मुझे, तब जाके मैं एक ग्लूकोज बना पाऊंगी। ऐसे हम कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं? 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं एक फोटोसिंथेसिस की साइकिल में। हम पूरा कैलकुलेशन बाद में फिर से समझेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इनपुट है, 1 रॉ मटेरियल, दिस इज माय फर्स्ट रॉ मटेरियल। सेकेंड रॉ मटेरियल मेरा वाटर है, ये लाइट रिएक्शन में इनपुट है। जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन, ये फर्स्ट बाय प्रोडक्ट है, और ग्लूकोज जो है ये सेकेंड बाय प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन में। ये लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट और ये डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट, राइट। मैं पूरी प्रोसेस क्यों कर रही हूँ? इसके लिए कर रही हूँ। तो ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट है, इसीलिए मैंने इसे प्रोडक्ट बोला। ये तो बीच में बन गया, हमारे लिए फ़ायदे की बात है क्योंकि ऑक्सीजन साइकिल इसी के कारण हो पा रही है, लेकिन ये बन गया है, साथ में बन गया है, इसलिए आई एम कॉलिंग इट एज बाय प्रोडक्ट। तो ये ओवरऑल स्कीमेटिक डायग्राम है जो लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों को रिलेट करता है। हम दोनों को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे क्योंकि दोनों के अपने अपने डिटेल्स हैं और आपको जानना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं लाइट रिएक्शन से, विच इज़ एक्चुअली नोन एज फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज से मेरा क्या मतलब है? ज़रा तोड़ के देखिए इस शब्द को। फोटो से मेरा मतलब होता है लाइट, राइट। केमिकल से मतलब आप जानते ही हैं, हम लाइट के प्रेजेंस में कोई केमिकल बना रहे हैं, इसीलिए मैंने इस एंटायर फेज को बोला है फोटोकेमिकल इक्वेशन, इजंट इट। दूसरी बात, हिल साइंटिस्ट का नाम है। क्योंकि लाइट रिएक्शन के डिटेल्स हमें हिल ने दिए थे, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को क्रेडिट उन्हीं का जाता है, उनके नाम पे इस रिएक्शन का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज हिल्स रिएक्शन। ये ग्रेना में होती है, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि ये थाइलेकॉइड में भी होती है ना। थाइलेकॉइड स्टैक्स, और उन स्टैक्स से क्या बनता है? ग्रेना बनता है। तो ये एक्चुअली कहाँ होती है? थाइलेकॉइड्स में होती है और इसके स्टैक को ग्रेनम बोलते हैं। बहुत सारे पिगमेंट्स हैं और इन सारे पिगमेंट्स का मुझे कॉम्बिनेशन रखना है। याद करें, हमने एसेसरी और नॉन एसेसरी पिगमेंट्स की बात की हुई है। एक बार फिर याद दिला दूं, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन इन कलर, सी ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल बी ऑलिव ग्रीन इन कलर, ज़ैंथोफिल, मैं यहाँ पे सी और डी क्लोरोफिल इग्नोर कर रही हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड रखिए सी और डी भी क्लोरोफिल हैं और यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्रोसेस में इंक्लूडेड है। कैरोटिनॉइड्स,
कैरोटीनॉइड्स, राइट। ये पिगमेंट्स, ये येलो ऑरेंज का रेंज हो गया और ये ग्रीन का रेंज हो गया, ठीक है। ये पिगमेंट्स मेरे पास फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट हैं और इनमें से मेजर पिगमेंट जो है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल ए। ये यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, चाहे आप एल्गी ले लें, चाहे आप प्लांट्स ले लें, सब में ये मिलेगा ही मिलेगा और यही मेन रोल प्ले कर रहा होगा। लेकिन किसमें नहीं मिलेगा? जो फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन फिर भी उसमें क्लोरोफिल ए नहीं है, वो है मेरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इट इज़ बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। ऐसे दो पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फिलहाल क्लोरोफिल ए, जिसे मैं मेन पिगमेंट मान रही हूँ, इसीलिए मैंने इसे कोर पिगमेंट नाम दे दिया। कोर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, तो आखिरकार एक ये मॉलिक्यूल ही, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट इज C55H72O5N4Mg। तो ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे रहा। नीचे के जो 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, पिगमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये मेरे हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं। मैंने एसेसरी पिगमेंट्स के नाम से भी जान सकती हूँ। अब देखिए, हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें यूज़ करके अब मैं आपको एक आगे स्टेप पे लेके चल रही हूँ। इन दोनों टाइप के पिगमेंट्स को कंबाइन करके हमने प्रोटीन्स की एक असेंबली बना ली है और इस असेंबली को मैं नाम देती हूँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। वैसे LHC 1 और 2 भी होते हैं, हम उतने डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। एज पर NCERT में मूव कर रही हूँ, जितना नीट में पूछा जाएगा। LHC इज व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मेरे पास फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम कौन कौन से हैं? PS, we denoted by PS, PS1 फोटो सिस्टम 1 एंड PS2 दैट इज फोटो सिस्टम 2, राइट। अभी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें मैं एंटीने मॉलिक्यूल्स बोलती हूँ। दे अल्टीमेटली अब्जॉर्ब लाइट एंड पास इट ऑन टू द क्लोरोफिल ए। हाउ? आई विल शो यू। देखिए, ये PS1 एंड PS2 ये कैसे एसोसिएटेड हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरे पास कुछ प्रोटीन्स की असेंबली है। ये प्रोटीन्स और कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखने, दीज आर पिगमेंट्स, ये हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं। ऑल्दो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का सहारा लूँगी। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रखा है, दिस इज कोर पिगमेंट। Now you know what is core pigment. It is nothing but chlorophyll A, right? ये नीचे के मॉलिक्यूल्स मेरे पास एसेसरी पिगमेंट्स हैं या हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं। इन्हें आपने जैसे ही सनलाइट दी, ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेवलेंथ, जो इन्हें पसंद है, जिस वेवलेंथ पे ये एक्साइट होते हैं, वो वेवलेंथ इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली, राइट। इन्होंने अपनी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया लेकिन खुद तक नहीं रखा। ये खुद तो काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल को मदद ज़रूर कर सकते हैं और इन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही आपने इन्हें लाइट दी, इनमें रेजोनेंस होने लग गया। रेजोनेंस से ये अपनी एनर्जी को पास ऑन करते जाएंगे और पास ऑन करते करते ये फाइनली अपनी एनर्जी हैंड ओवर कर देंगे क्लोरोफिल ए को। पर इसका मतलब ये ना समझें कि क्लोरोफिल ए को लाइट और कहीं से भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इस क्लोरोफिल ए को भी लाइट डायरेक्टली मिलेगी, तो डायरेक्टली तो इसने जो मिलनी थी वो ले ही ली। दूसरे मॉलिक्यूल्स ने भी रेजोनेंस से अपनी एनर्जी इसे हैंड ओवर कर दी। फाइनली इसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो गई कि ये एक्साइट हो सके। ये एक्साइट होगा और एक्साइट होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा, रिलीज कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट सबसे पहला कंपाउंड, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी एक्चुअल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। मतलब अब रिडॉक्स रिएक्शंस शुरू होंगी। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डाउन द हिल पहुँचाना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊपर से नीचे मूव करेगा और उस दौरान वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है ना बच्चों, इस एनर्जी को मैं आगे चल के यूज़ कर लूँगी ATP को बनाने के लिए। आप याद करें, थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मुझे तो यहाँ एनर्जी बनानी है, अब मैं नई एनर्जी तो बना नहीं सकती,
तो मैं किसी का लेकर एनर्जी का फॉर्म किसी दूसरे को देने वाली हूँ, राइट। तो जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा और जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये एनर्जी रिलीज करता जाएगा। एनर्जी जो रिलीज होगी उससे मैं एटीपी बनाऊंगी और यही लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस है। यहाँ पे 2 फोटो सिस्टम है, एक 700 नैनोमीटर, यहाँ पे यूनिट होती है बच्चों 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की यूनिट है ये, ओके। तो 700 नैनोमीटर PS1 इज 700 नैनोमीटर, मतलब जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को या उससे नीचे की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा, राइट, मतलब काम करना शुरू कर देगा। 680 से मेरा मतलब है जो 680 मैक्सिमम या उससे नीचे की वेवलेंथ को, थोड़ा ही नीचे, हाँ, आप ऐसा नहीं समझें कि 680 बोल दिया मतलब 400 भी अब्जॉर्ब करेगा, नहीं, इससे सिर्फ 20-30 नैनोमीटर और नीचे आ जाइए, वो 20-30 नैनोमीटर प्लस 680, सिर्फ इतनी ही वेवलेंथ ही अब्जॉर्ब करके एक्साइट हो सकता है। फिर याद करें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इंफ्रारेड या फार रेड रीजन में जाएंगे तो हमारा एक नॉर्मल लॉजिक क्या बोलता है बेटा कि फिर तो फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेड वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है, लेकिन उल्टा होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप, इमर्सन इफेक्ट हमने बात की हुई है। तो इसीलिए मैक्सिमम वेवलेंथ वुड बी 700 नैनोमीटर एंड हियर मैक्सिमम वेवलेंथ वुड बी 680। अब ये रोमन नंबर का भी मतलब समझ लो आप, 1 और 2 का मतलब जो पहले डिस्कवर हुआ था, जो पहले आइडेंटिफाई हुआ था, उसे हमने 1 दे दिया था, बाद में हमें PS2 भी मिला विच इज़ P680, तो हमने उसे 2 नाम दे दिया। इसमें इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, बस आप याद रखेंगे। अब वेवलेंथ जो ऑब्जॉर्ब हुई हैं, इन वेवलेंथ से हमें रिलेट करना है हमारे फोटो सिस्टम्स को। दोनों फोटो सिस्टम बहुत यूनिक है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको क्रैन्स एनाटमी बताने वाली हूँ, जहाँ पे C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है। वो कैसे होता है वो आपको यहीं से उसका बेस तैयार होगा, राइट। तो ज़रा समझिए फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। फोटो सिस्टम 1 आउटर सरफेस पे, थाइलेकॉइड के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, मतलब ये मैंने बनाया थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड को अगर क्रॉस सेक्शनल डायग्राम से मैं देखूँ तो ये आउटर लेयर और ये अंदर की लेयर, ये और अंदर की लेयर और फिर ये बेस की लेयर, सपोज इस तरीके से। ऐसा डायग्राम होता नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ऊपर के पोर्शन में जो फोटो सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज माय फोटो सिस्टम 1, मतलब यहाँ पे लोकेटेड है PS1। एक रीजन होता है बेटा एपेरेस्ड पोर्शन और एक होता है नॉन एपेरेस्ड पोर्शन। एपेरेस्ड पोर्शन मतलब जो दबा हुआ है, जो नीचे की तरफ है, राइट। अब लॉजिक क्या है, जो एक्सपोज्ड है, जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, उसे लाइट सीधी मिलेगी और उसका एक्साइटेशन जल्दी होने वाला है, और जो नीचे की तरफ है उसे थोड़ी ज़्यादा वेवलेंथ देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो अंदर के पोर्शंस में है, वहाँ तक लाइट को पहुँचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे PS1 इज लोकेटेड ऑन द अपर पोर्शन एंड PS2 इज लोकेटेड ऑन द इनर पोर्शन ऑफ द थाइलेकॉइड। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड पे मुझे क्या मिलेगा, PS2। PS2 का वेवलेंथ याद कर लीजिए दिमाग में, और अब PS1 का, PS1 इज 700 नैनोमीटर और PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ है। PS1 में रिएक्शन सेंटर P700 है और PS2 में रिएक्शन सेंटर P680 होता है। जितना नैनोमीटर वेवलेंथ हम लिखते हैं ना बेटा PS1 और 2 का, उतना ही वो अब्जॉर्ब करता है और उतना ही उसका रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर से मेरा मतलब क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल A उतना ही वेवलेंथ क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, राइट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट है NADPH का फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी है ये, हाँ बहुत ज़रूरी है। रीज़न, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूवमेंट मेरा NADPH करवाता है। वी कॉमनली कॉल इट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपाउंड, इजंट इट। तो अगर NADPH प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपाउंड है तो कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे चल के इन्हीं प्रोटॉन्स को मूव करवाना है। तो NADPH बनता है मेरे PS1 के साथ, और PS2 में NADPH नहीं बनेगा। क्रैन्स एनाटमी में फिर से हम इसे यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। PS1 में NADPH बनता है, PS2 में NADPH नहीं बनेगा। ये फोटो सिस्टम दैट इज PS1, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों टाइप के ATP सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो PS1
साइक्लिक में भी होगा, नॉन साइक्लिक में भी होगा, कैसे वो बाद में बताऊंगी। ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में होगा, राइट। अगर PS1 के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करूं तो ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन PS2, जबकि ये PS2 पे डिपेंडेंट नहीं है, पर ये किस पे डिपेंडेंट है, पानी पे। अगर आपके पास वाटर अवेलेबल है, जो होना ही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, तो अगर पानी है तो पानी को आप स्प्लिट करोगे, किसकी मदद से स्प्लिट करोगे, एनर्जी। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, ओनली एंड ओनली सनलाइट। सनलाइट की मदद से तुम पानी को स्प्लिट करोगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, मतलब फोटोलिसिस होगा पानी का। तो वो जो फोटोलिटिक डिसोसिएशन है पानी का, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, PS2 में, PS1 में नहीं होता, राइट। PS1 वाटर को ना रखता है ना तोड़ता है, और ये वाटर को रखेगा भी तोड़ेगा भी। वी कॉल इट एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। मतलब एक और कंक्लूजन निकाल लो यहाँ से कि ये जो है PS2, ये ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। तो अब ज़रा दूसरा स्टेटमेंट याद कीजिए, हमने पढ़ा हुआ है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीजनिक, ए रेफर्स टू एब्सेंस, ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से कभी भी ऑक्सीजन नहीं निकलता, इसीलिए हम कभी भी ऑक्सीजन साइकिल में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन आप ऑक्सीजन साइकिल में प्लांट्स को रखते हैं, एल्गी को रखते हैं, इट इज़ फॉर द सेम रीज़न, राइट। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा और ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेगा, राइट। इसीलिए हमने सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व। इसका सीधा सीधा मीनिंग बेटा O2 ही है ना, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है वाटर की स्प्लिटिंग से। आई विल टेल यू द रिएक्शन, आई विल शो यू द रिएक्शन। सी, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जब तुम लाइट डालोगे, मतलब एनर्जी डालोगे, इट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू 2 प्रोटॉन्स 2 ऑक्सीजन एटम, राइट। मतलब मैं अभी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिख सकती हूँ, पर अगर इसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मुझे लिखना है तो ये प्रोटॉन्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4। तो देखिए मैं कैसे मॉलिक्यूल्स को चेंज कर रही हूँ, 2 वाटर को तोड़ोगे तो 4 प्रोटॉन, ये 2 × 2 4, और कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, मतलब 2O लिखने की जगह आई कैन राइट इट O2। दिस O2 विल बी रिलीज ओनली एंड ओनली आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, विच कैन टेक प्लेस ओनली हियर एंड नॉट हियर, राइट। PS1 में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा। तो कुछ डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ज़रा लाइट रिएक्शन के 1 by 1 डिटेल पे चलते हैं। सबसे पहला इवेंट, ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, इन्हें मैं एंटीने मॉलिक्यूल्स भी बोल सकती हूँ। ये एंटीने मॉलिक्यूल्स जो हैं एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब करके रेजोनेंस से यहाँ पे रिएक्शन सेंटर को भेजेंगे। ये रिएक्शन सेंटर मेरा क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए ने जैसे ही एनर्जी अब्जॉर्ब की, वो एक्साइट हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लिया मेरे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड ने, राइट, और प्रोसेस शुरू हो गई। सो ये फर्स्ट इवेंट है। फोटोन का मतलब लाइट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, जहाँ पे आपको पता है कि लाइट का नेचर जो है वो 2 तरीक़ों से हम बोलते हैं, एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। हम बायो में वेव नेचर नहीं मानते, हम सिर्फ पार्टिकल नेचर मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ फोटोन लिखा है, राइट। मैं लाइट वेव नहीं बोलते हुए फोटोन बोलती हूँ। फोटोन का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ साउंड, लाइट, सॉरी, पैकेट्स ऑफ लाइट। तो वो लाइट के छोटे छोटे बंडल्स जब एक साथ पड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है एंड द प्रोसेस बिगिंस। सो दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट इवेंट। पैरेलली जो लाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ रही थी वही लाइट वाटर के भी ऊपर पड़ेगी। वैसे मैं एक वाटर के मॉलिक्यूल को लेकर प्रोसेस बता सकती हूँ, लेकिन उससे हाफ ऑक्सीजन बनेगा विच इज़ इनसिग्निफिकेंट। हम बात हमेशा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की करते हैं, इसलिए मैं 2 पानी के मॉलिक्यूल को एक साथ तोड़ रही हूँ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 4 प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे क्योंकि 2 H है एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन, तो इट वुड बी 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन molecule. Your oxygen is going to go out and you will be left with only protons and electrons.
ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ प्रिपेयर किए हैं वो मैं एक बार फिर से पीछे वाली स्लाइड पे जा रही हूँ, वो मैं इस क्लोरोफिल को दे दूंगी। क्यों दे दूंगी बेटा, एक लॉजिक समझना, बहुत ईजी सी बात है। आपने क्लोरोफिल को एक्साइट करके उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ले लिया मतलब, है ना, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मॉलिक्यूल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में। पोरफायरिन रिंग होती है, फाइटोल ग्रुप होता है, फाइटोल और पोरफायरिन, इस तरीके से मैं क्लोरोफिल को बनाती हूँ। 55 कार्बन चाहिए मुझे, C55, और मैग्नीशियम चाहिएगा, प्लस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये सब को यूज़ करके मैं क्लोरोफिल को बनाती हूँ। क्लोरोफिल को बनाना इज़ अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, इतना आसान नहीं है उसको बनाना। तो तुम बार बार सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के खर्च होने से नया नया क्लोरोफिल बनाओगे क्या? नहीं ना। हम क्या करेंगे, एक लिया था ना, हम एक दे देते हैं उसे, और एक दे देंगे वो फिर से पुराने जैसा हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और कहाँ से लाई हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉन इसे देने के लिए? ये जो अगली रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी वाटर की स्प्लिटिंग की, हमने वाटर को स्प्लिट कर दिया, और जैसे ही आपने पानी को तोड़ा, जैसे ही आपने पानी को तोड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने किसे दे दिया? इसी इलेक्ट्रॉन को मैं क्लोरोफिल ए को दे दूंगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल ए को दे दीजिए और आपका क्लोरोफिल पहले जैसा काम करने लगेगा। फाइनली प्रोटॉन्स को मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चैनल कर दूंगी, पंप कर दूंगी। सो दिस वुड बी द सेकेंड इवेंट। पहला एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तीसरा ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, इन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके मैं एटीपी बना लूंगी। ठीक है, सो दीज आर द इवेंट्स जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। वाटर स्प्लिटिंग ग्रैना में होगा, जैसे ही ऑक्सीजन ग्रैना में वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, एंड फाइनली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ असिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर से मेरा मतलब है ऐसी एनर्जी जो मैंने अभी बनाई है लेकिन जिसकी ज़रूरत मुझे हाल फिलहाल नहीं है, जिसे मैं आगे चल के कहीं यूज़ करने वाली हूँ। सो दैट एसिमिलेटरी पावर इज़ नथिंग बट योर ATP एंड NADPH। ये मैंने लाइट रिएक्शन में फॉर्म की है, प्रिपेयर की है, राइट। अभी ये लाइट रिएक्शन साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों तरीके से हो सकती है। अगर मेरी लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जंप जो करके गया है वो वापस रिटर्न आ जाता है तो आई विल कॉल इट एज साइक्लिक रिएक्शन, और अगर वो नहीं आता है तो आई विल कॉल इट एज नॉन साइक्लिक रिएक्शन। आई विल शो यू हाउ इट टेक्स प्लेस। सी, ये हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। फोटोफॉस्फोराइलेशन से मेरा मतलब है एनर्जी के प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में आप एटीपी का सिंथेसिस कर रहे हैं। सो वी कॉल इट एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक होता है बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कहाँ होता है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इससे आप एटीपी बनाते हैं। दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैं दूसरे फॉस्फोराइलेशन की बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो हमारे अंदर नहीं होता, बस किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो यहाँ जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा उसे मैंने नाम ऐसा क्यों दिया है? फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड्स और एटीपी, राइट। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दीजिए, क्लोरोप्लास्ट में होगा। आपकी बॉडी में हो रहा है, मेरी बॉडी में हो रहा है, वॉलेंटरी मसल्स में हो रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। आई विल कॉल इट एज ओनली एंड ओनली फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों ऑक्सीडेटिव? क्योंकि यहाँ पे हम सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी को ऑब्टेन करने वाले हैं। तो अभी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन किस टाइप का फॉस्फोराइलेशन है, क्या याद रखेंगे आप? इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन टाइप एंड नॉट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टाइप, राइट। हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव किया है या जो जंप किया है वो वापस से रिवर्ट आता है। ये प्रोसेस भी स्ट्रोमल लेमेले में होगी। स्ट्रोमल लेमेले मतलब आपको याद होंगे हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके जो स्टैक्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। और इस तरीके से इनके बीच की कनेक्टिविटी है, एक ग्रैनम से दूसरा ग्रैनम कनेक्टेड है और ये स्ट्रोमल लेमेली के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जब भी लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ PS1 फंक्शनल है,
PS2 यहाँ पे ऑपरेटिव नहीं होता है, PS1 ही सिर्फ एक्टिव रहेगा, काम करेगा। ATP का सिंथेसिस होता है लेकिन NADPH का प्रोडक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। सो ओनली एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास ATP बनेगा और NADPH का सिंथेसिस नहीं होगा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये हमारा PS1 है। इस PS1 को जैसे ही हमने एनर्जी दी, जैसे ही इसके ऊपर लाइट टकराई, वैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया है फेरोडॉक्सीन ने, विच इज़ इंडिकेटेड बाय FD। तो फेरोडॉक्सीन मेरा पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड है जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और फिर फाइनली उसने किसको हैंड ओवर किया, यूबीक्विनोन को। यूबीक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को पास ऑन किया साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स पे और फिर उसके बाद ये साइटोक्रोम F पे आया। इसे हम BF कॉम्प्लेक्स भी कॉमनली बोल देते हैं। इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा और फाइनली साइटोक्रोम F जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर फिर से किस में डाल देने वाला है, आपके PS1 सिस्टम में। तो PS1 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और घूमकर वापस से PS1 पे आ गया। तो प्रोसेस देखिए साइक्लिक मैनर में हो रही है, इसलिए वी कॉल इट एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरी प्रोसेस है मेरे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से PS2 से जो निकला वो PS1 के पास गया और फाइनली PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला और उसके बाद की प्रोसेस में NADPH बन गया। मतलब इलेक्ट्रॉन फिर से मेरे रिएक्शन सेंटर में एंटर नहीं करेगा, उसे वहाँ पे भेजने के लिए मैं वाटर का स्प्लिटिंग करती हूँ। पानी को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलेगा। ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ये रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में और ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया मतलब। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को मिल जाएगा। अब इस सिस्टम के पास फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ये अगली प्रोसेस फिर से शुरू कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। अब जरा हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा PS2 है, राइट, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। इसको जैसे ही आपने एनर्जी दी, इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड के पास गया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड यहाँ पे मेरे पास प्लास्टोक्विनोन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा B6F कॉम्प्लेक्स पे और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो प्रोटॉन का भी मूवमेंट हो रहा है, साइमल्टेनियसली ATP का सिंथेसिस हो जाएगा। तो यहाँ ATP बन गया, फाइन। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर से एंटर हो जाएगा मेरे PS1 सेंटर में, विच इज़ P700। P700 पे भी लाइट पड़ रही है, फिर से वो लाइट अब्जॉर्ब करेगा, फिर से वही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। एक्साइट होकर यहाँ पे रिसीव करने के लिए फेरोडॉक्सीन प्रेजेंट है। फेरोडॉक्सीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, मेरे इस NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जो है ये NADP से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन करके आपको NADPH दे देगा। तो दोनों चीज़ें मिल गई ना। यहाँ पे देखिए वहाँ NADP नहीं बना था, यहाँ वहाँ सिर्फ ATP बना था और यहाँ पे ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया। इन्हीं दोनों को मैं एसिमिलेटरी पावर के नाम से जानती हूँ। हमें इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट हम डेवलप करते हैं और कैसे डेवलप करते हैं, इसी वाटर की स्प्लिटिंग की प्रोसेस से और NADPH के फॉर्मेशन से। तो जब आप ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। लोकेशन एक बार फिर से बताऊंगी बेटा, जैसे ये थाइलेकॉइड है, यहाँ पे PS2 लोकेटेड है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में और यहाँ पे PS1 लोकेटेड है। जब इन दोनों से इलेक्ट्रॉन जंप कर करके फाइनली यहाँ पे आ रहे हैं तो बीच में क्या बन रहे हैं, मेरे पास प्रोटॉन्स बन रहे हैं। तो ल्यूमेन में मेरे पास प्रोटॉन, मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव साइन से दिखा रही हूँ, आप याद रखिए दीज आर प्रोटॉन्स ओनली। तो यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स का डेवलपमेंट हो गया। अब मुझे बेसिकली बाहर का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना, दिस इज ल्यूमिनल स्पेस, वी कॉल इट एज ल्यूमिनल स्पेस। मतलब थाइलेकॉइड के बीच की गैप को हम ल्यूमिनल बोलते हैं। बाहर के स्पेस को, है ना, जो स्ट्रोमा की तरफ है, ये वाला स्पेस जो है इसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं, राइट। वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस।
एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस ल्यूमिन के बाहर का एरिया है, वहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट्स प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे NADPH के कारण होता है, क्योंकि ये जो मेरा NADPH है ना, ये NADPH फाइनली बाहर की तरफ बन जाएगा और जिस समय पे प्रोटॉन्स बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है वहाँ से मुझे पोर्ट कर करके अंदर लाने पड़ेंगे। जब मैं इन्हें अंदर लेके आऊँगी तब फाइनली ATP का सिंथेसिस हो चुका होगा, राइट। कैसे वो हम बाद में बात करेंगे। सो वी हैव डन विथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। I'll show you. This is cyclic photophosphorylation जिसमें सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हुआ है. Then we talked about non-cyclic photophosphorylation जिसमें ATP और NADPH दोनों का सिंथेसिस हुआ है और ये दोनों मेरे पास एसिमिलेटरी पावर है। दोनों PS1 PS2 इन्वॉल्व हैं। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ये जो एंटायर चेन आपने पढ़ी है दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे मैं Z स्कीम से भी जानती हूँ क्योंकि ये रफली आपको Z का शेप दे रहा है ना। दिस इज अ रफ Z, तो इसलिए इसे हम Z स्कीम भी बोलते हैं या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है फिर छोड़ रहा है, फिर ले रहा है फिर छोड़ रहा है, मतलब किसी एक को दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, राइट, व्हेन इट इज टेकिंग इन इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है बेटा, है ना, तो हम उसे रिड्यूस बोल सकते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, छोड़ रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है बोलना चाहिए, तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये रिड्यूस हो गया, इसने B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को दिया तो ये रिड्यूस हो गया। प्लास्टोसाइनिन ने जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो लेना और देना, इससे बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहेगा और इसलिए दिस एंटायर सीक्वेंस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो दिस इज व्हाट इज माय Z स्कीम। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक डिफरेंस देख लेते हैं क्विकली। यहाँ पे साइक्लिक में ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, दैट इज 700, है ना, PS 700, और वहाँ पे PS12 इन्वॉल्व, 680 700 बोथ इन्वॉल्व। यहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाटर को स्प्लिट हमने इसलिए किया था कि हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाता है इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस ज़रूरी है। वाटर के फोटोलिसिस के लिए एक एंटायर कॉम्प्लेक्स मेरे पास प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि दो मेटालिक आयंस के प्रेजेंस में बहुत इजीली होता है। मैंगनीज एंड क्लोराइड, यू नीड टू रिमेंबर, इन दोनों में से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटालिक आयन कम ज़्यादा हो जाए तो प्रोसेस नहीं होगी। सो दीज आर नेसेसरी फॉर वाटर स्प्लिटिंग। यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, नहीं इवॉल्व हो गया, यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, वहाँ ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, यहाँ NADPH नहीं बनेगा, राइट। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे क्वांटम यील्ड की बात कर लूँ आपसे कि पूरी फोटोसिंथेसिस के बाद मुझे कितना क्वांटा ऑफ एनर्जी लगा और कितना मैंने बना लिया, तो ये क्वांटम यील्ड के बारे में हम ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लाइट क्वांटा और फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए, ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में बनती है, इस ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए मुझे क्वांटम लगता है। अगर मैं इस क्वांटम यील्ड को चेक करूं तो इट कम्स आउट टू बी 8, राइट। ये क्वांटम यील्ड इमर्सन ने कैलकुलेट की थी, क्वांटम रिक्वायरमेंट इमर्सन ने कैलकुलेट की थी, और इस रिक्वायरमेंट से मतलब मुझे 8 क्वांटा ऑफ लाइट चाहिए ताकि मैं एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर सकूं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 8, और यील्ड कितना हो जाता है पूरी प्रोसेस का? 12%। तो ये फिगर याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। 12% इज क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट इज 8 क्वांटा ऑफ लाइट, राइट। तो इसे हम ग्राफ की मदद से एक ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। एक्शन स्पेक्ट्रा मेरा ये वाला है जिससे हम लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद जब हम एक्शन करते हैं तो दैट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा, दिस इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो जितनी वेवलेंथ पे उसने अब्जॉर्ब किया उतने पे ही उसका एक्शन आया,
है ना। एंड क्वांटम यील्ड आपको कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, क्वांटम यील्ड आपको यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे ही आपका रिएक्शन का रेट कम हो गया, है ना, जैसे ही रिएक्शन का रेट कम हो गया वैसे ही क्वांटम यील्ड भी आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। सो दिस इज हाउ वी डिनोट दिस क्वांटम यील्ड। नाउ अब ये जो हमने फोटो सिस्टम्स दोनों पढ़े, अभी इसमें हमारा डार्क रिएक्शन पढ़ना बाकी है बेटा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मैं लाइट रिएक्शन पे फोकस कर रही हूँ। लाइट रिएक्शन में मैंने आपको साइक्लिक पढ़ा दिया, नॉन साइक्लिक पढ़ा दिया। उस दौरान एटीपी जो बन रहा था, है ना, हमने दोनों जगह एटीपी का फॉर्मेशन देखा है। उस दौरान जो एटीपी बन रहा था वो कैसे बन रहा है वो हम देख लेते हैं, फिर हम डार्क रिएक्शन पे जाएंगे जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि स्टार्च कैसे बन रहा था। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे ज़रा। पीटर मिशेल ने जो हमें हाइपोथेसिस दी थी दैट इज कॉल्ड एज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को बताती है। इजी है, हमें सिर्फ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना है। याद रखेंगे कि जो हमारे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन किसी भी जगह से प्रोटॉन को जाने के लिए परमिट नहीं करती। There are only specific locations, specific regions जहाँ से प्रोटॉन मूव कर सकता है। रैंडम जगह से आप प्रोटॉन को मूव नहीं करवा सकते। So that particular location is nothing but your F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, ये मेरा F0 F1 पार्टिकल है। कैसे बनाते हैं हम इसे, F0 पोर्शन जो है दैट इज सिचुएटेड इन द मेम्ब्रेन, मैं इसको ऐसा बना देती हूँ, F0 इज सिचुएटेड इन द मेम्ब्रेन, ये F1 है जो बाहर की तरफ। इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज होते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा है, ज़रा पढ़ना ध्यान से। F0 F1 पार्टिकल में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं कि वो अपना हेड घुमा के बाहर की तरफ भी कर सकता है। जो F1 पार्टिकल है, जो F0 पार्टिकल है दैट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा फिक्स होता है ना। यहाँ से जब प्रोटॉन क्रॉस होता है ना बेटा तो एटीपी बन जाता है। उस दौरान एडीपी से पीआई कनेक्ट करके आप बना लेते हो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा थाइलेकॉइड है बच्चों। इस थाइलेकॉइड का अंदर का जो स्पेस है उसे मैं ल्यूमेन बोलती हूँ। यहाँ पे लो पीएच हो जाता है। क्यों लो पीएच हो जाता है बेटा, क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन्स बन रहे हैं, वो प्रोटॉन्स अंदर के इन्वायरमेंट में सिचुएट हो रहे हैं, तो ये लो पीएच वाली कंडीशन क्रिएट हो गई, है ना। बाहर की तरफ मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में या स्ट्रोमल साइड में भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब देखना मैं प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। तुम्हें ग्रेडियंट क्रिएट करना है ना, वैसा मत समझना कि मुझे ज़मीन आसमान का अंतर रखना है, नहीं, मुझे सिर्फ एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है। ग्रेडियंट कैसे हो सकता है बेटा, इस तरफ 9 है उस तरफ 10 है, ग्रेडियंट हो गया ना, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, उस तरफ 15 है इस तरफ 16 है, ग्रेडियंट हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना, मैं नॉमिनल डिफरेंस रखूँगी और उस नॉमिनल डिफरेंस से मैं ग्रेडियंट क्रिएट कर लूँगी। अब देखो प्रोटॉन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तुम या तो अगर तुम्हें प्रोटॉन यहाँ पे कम करने हो तो तुम क्या करो, NADP पॉजिटिव को पॉजिटिव आयन से, H पॉजिटिव आयन से कंबाइन करते चलो, तुम्हें बार बार क्या मिलता जाएगा, NADPH, प्रोटॉन कम होता जाएगा, है ना, प्रोटॉन धीरे धीरे कम होता जाएगा। या फिर क्योंकि मैं यहाँ देखो पानी तो नहीं तोड़ सकती, पानी को यहाँ पे प्रोटॉन कैसे प्रेजेंट है, किसी दूसरी रिएक्शन से प्रोटॉन्स का मूवमेंट होके आया है और बाहर की तरफ काफ़ी प्रोटॉन प्रेजेंट है। या फिर मुझे यहाँ पे प्रोटॉन कम करने हैं तो मैं क्या करूँ, इसे एक प्रोटॉन पंप कैरियर के थ्रू पंप कर दूँ। वो प्रोटॉन पंप में क्या होगा, आपका जब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, और जब प्लास्टोक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन्स देता है, सॉरी, फियोफाइटिन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, प्लास्टोक्यूनॉन को जब इलेक्ट्रॉन्स देता है, उस दौरान बाहर से अंदर की तरफ एक प्रोटॉन आ जाता है। सो आपका जो प्लास्टोक्यूनॉन है, ये प्लास्टोक्यूनॉन प्रोटॉन्स को इंपोर्ट करने का काम भी करता है, तो वो यहाँ से प्रोटॉन को चैनलाइज करके यहाँ ला देगा। तो अगर वहाँ पीएच ज़्यादा है ना, मतलब ज़्यादा पीएच मतलब प्रोटॉन्स कम है, तो आप अंदर से बाहर की तरफ, अल्कलाइन नहीं लिखना चाहिए मुझे, मोर पीएच हाई मतलब टुवर्ड्स बेसिसिटी या लेस पॉजिटिव आयन कह देती हूँ मैं, लो H पॉजिटिव आयन, है ना, और अंदर pH लो है मतलब मोर H पॉजिटिव आयन, है ना। H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होते हैं उतना एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, यू नो दैट। तो यहाँ से मैं प्रोटॉन को पंप करके या तो यहाँ ला सकती हूँ, इस तरीके से ग्रेडियंट क्रिएट हो सकता है। NADP पॉजिटिव से प्रोटॉन को रिएक्ट करवा के NADPH बना सकती हूँ, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड, प्रोटॉन्स को यहाँ पर अगर इंक्रीज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, वाटर का स्प्लिटिंग।
आप जैसे जैसे यहाँ पे पानी को स्प्लिट करेंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। फिर इन प्रोटॉन्स को तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है तो कहाँ भेज दो, F0 F1 में। यहीं से क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करने के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड एज ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज जिस समय इसको प्रोटॉन मिलेंगे ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। ये सुविधा सिर्फ यहीं उपलब्ध है और कहीं पे भी नहीं, इसलिए मेम्ब्रेन के किसी भी दूसरे हिस्से से प्रोटॉन नहीं निकलेगा। और ये कंपल्शन है, क्योंकि अगर प्रोटॉन्स लीक होना शुरू हो जाएं तो फिर आपका ये प्रोसेस जो है ये फेल है। तो हमें प्रोटॉन्स को लीक नहीं होने देना है। हम प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे और एक नॉमिनल डिफरेंस पे ही क्रिएट कर लेंगे। इस डिफरेंस को क्रिएट करने के कारण क्या होगा, जो प्रोटॉन्स हैं उनको चैनलाइज किया जाएगा थ्रू पम्प, और जब वो पम्प से निकलेंगे F0 F1 से निकलेंगे तो दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग ATP। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर ATP। सो दिस हाइपोथेसिस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय पीटर मिशेल। हमने इसके बारे में बात कर ली है। यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड है, जो कि चाहे रेस्पिरेशन में हो, मतलब आपका जो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन था जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था, या फिर आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन हो फोटोसिंथेसिस का, दोनों जगह ATP के सिंथेसिस को एक्सप्लेन करता है। ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिसके थ्रू प्रोटॉन्स चैनलाइज होते हैं, और ये ग्रेडियंट के थ्रू जब आपका प्रोटॉन मूव करता है थ्रू F1 F0 पार्टिकल, ATP सिंथेज जो प्रेजेंट है एंजाइम, ये ATP का सिंथेसिस कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस।